नहीं थी। नमस्कार, मैं गोविंद। जब कोई भी तकनीक आती है तो उसको लेकर शंका भी होती है और एक उत्साह भी होता है। इसमें जो हर फील्ड में एक तकनीक की चर्चा हो रही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर एक हमारे जो चिंतक हैं वो चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग उसके फायदे भी गिना रहे हैं। इसी पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की वरिष्ठ प्रोफेसर सुधा सिंह। स्वागत है मैम आपका हमारे स्पॉट में। नमस्कार। नमस्कार मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर फील्ड में काफ़ी देरी से हो रहा है। आप इसके भविष्य कैसे दिख रहे हैं मानव समाज के लिए? देखिए, कोई भी तकनीक मनुष्य के लिए होना चाहिए। बुनियादी चीज़ कि तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। तो अगर मनुष्य के लिए है तो तकनीक को मनुष्य की सहयोगी की भूमिका में होना चाहिए। जब तकनीक हमारे बॉस की भूमिका में आ जाए तो हमें निर्देशित करने लगती है। तो जब तक एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब तक ये हमारे मातहत रहती है, हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको संचालित करते हैं, तब तक तो बात हमारे नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही हम उन्नत किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कर लेते हैं जो मनुष्य के होने को ही रिप्लेस कर देता है, जब मानव रहित यान हम भेजते हैं या रोबोटिक्स में जब देखते हैं तो वो सारे काम कर लेता है जो आदमी करता है। तो मनुष्य अगर किसी के पास नहीं है, आप कल्पना कीजिए ऐसे समाज का जिसमें कोई व्यक्ति अकेले है और सहायक के रूप में उसके पास मनुष्य नहीं है, रोबोट्स हैं और यंत्र हैं, तमाम अन्य चीज़ें हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित हैं। अब ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये नहीं होगी कि उसको उसके काम किए हुए नहीं मिलेंगे। रोबोट उसका काम कर देगा, झाड़ू भी लगा देगा, खाना भी बना देगा, जितनी चीज़ें उसमें फीड है वो कर देगा। यानी सीमित तरह का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह रोबोट और इस तरह के अन्य उपादानों में दिखाई देता है। लेकिन वह जो एक तरह की संपृक्ति है जो मनुष्य से होती है, संवेदना है जो आपके दुख दर्द तकलीफ को महसूस करती है, यह चीज़ उस रोबोट से या यंत्रों से प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब हम ऐसी जगहों पर देखते हैं कि दुर्गम जगहें हैं और वहाँ मनुष्य का, इंसान का जाना मुश्किल है, इंसान के जीवन की हानि हो सकती है ऐसी यात्राओं में या ऐसे खोजों में, तो वहाँ हम मनुष्य रहित चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित करके भेजते हैं और वो विज्ञान की तरक्की में बहुत बड़ा कदम है। तो वहाँ उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम गवर्नेंस में और गवर्नेंस के साथ साथ नागरिक के जीवन के तमाम प्रक्रियाओं को संचालित करने में खर्च कर देंगे, इसका इस्तेमाल का भी थोड़ा सा शुरुआत हुआ है कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में ही क्यों, कोर्ट के साथ साथ मीडिया के क्षेत्र में भी हुआ है। यानी अगर आपको ध्यान हो तो एक प्रसिद्ध चैनल की एंकर ने खुद अपनी जगह अपना एक एआई से अपनी प्रतिकृति बनाकर खड़ी कर दी। और अब ये बहुत आसान है कि कल को न्यूज़ पढ़ने के लिए XYZ की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो प्रतिकृति है वही न्यूज़ पढ़ देगी। आप इसका थोड़ा विस्तार देखिए, कल को कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक की भी जरूरत नहीं है। आप लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, हम लोगों ने अपलोड किया है, लेख लिखे हुए हैं, सब चीज़ों को बटोर के कोई हमसे अच्छा लेक्चर आपके सामने दे सकता है। तो ये जो एक नए किस्म की दुनिया बन रही है जो कनेक्टिविटी के आधार पर बन रही है और कम्युनिकेशन के द्वारा कनेक्टिविटी के आधार पर बन रही है। तो कम्युनिकेशन कनेक्ट करता है, संचार कनेक्ट करता है, लेकिन संचार एक ऐसी वायवीय दुनिया में कनेक्ट कर रहा है जहां मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हम अपनी बात को कह रहे हैं, कक्षा में मेरी बात सुनाई जा रही है लेकिन मैं नहीं, कक्षा में आप सुन रहे हैं लेकिन आप कक्षा में नहीं है, वर्चुअल है आप वहाँ। आप हो सकता है घर में बैठ के सुन रहे हो सकता है और कहीं बैठ के सुन रहे हो। तो न शिक्षक उपस्थित है न विद्यार्थी उपस्थित है। ऐसी स्थिति की आप कल्पना कीजिए कि एआई उन समाजों के लिए जरूरी है इस तरह के क्षेत्रों में
निश्चित तौर पर एआई की बहुत बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य में, सैन्य संचालन की गतिविधियों में, हथियार इत्यादि की क्षेत्र में जो बड़े बड़े सुरक्षा के हथियार बनते हैं उन क्षेत्रों में जरूरत है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। और ये उपयोग आज नहीं किया जा रहा, आज से बहुत पहले 1960s से ये उपयोग शुरू से इसका अवधारणा। जी बिल्कुल, कंप्यूटर के आने के साथ साथ ये चीज आ गई थी। कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर भी तो एक स्वचालित मशीन ही है ना, उसमें फीड है चीजें, आप उसको जैसे चलाते हैं वो चलता है जो चाहते हैं। कि इसमें एक सुपर इंटेलिजेंस हित मानव समाज बनेगा, इसको लेकर कही जाता है। सुपर इंटेलिजेंस मानव समाज बनेगा, लेकिन ये मानव इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो हमारा आईक्यू लेवल है वो वेरी करता है। मेरा जो है वो आपका नहीं है, आपका जो है वो किसी और का नहीं, और इस तरह से हम लगातार एफर्ट करते हैं अपने को डेवलप करने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। और ये ज्ञान अर्जित करने का जो तरीका होता है वो तमाम हमारी नॉलेज की धरोहर है, उन चीज़ों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हर चीज़ हमें सिखाती है। जब हम किताब के पास जाते हैं, जब हम ई बुक के पास जाते हैं, तो किताब का हम केवल किताब में लिखी हुई जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ उतना नहीं देखते। एक किताब खोजने जाते हैं तो पुस्तकालय में हम 2500 किताब देखते हैं, सबको छूते हैं, उठाते हैं, लेकिन अब आप क्या करेंगे, जो आपको ज़रूरी है सिर्फ टॉपिक टाइप कीजिए, आपको वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये सुपर इंटेलिजेंस आपको कितना निकम्मा बना रहा है, कितना वन डायमेंशनल बना रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। मानवीय समाज की जो एक संरचना है, हम आपस में मिलते जुलते हैं, दुख दर्द शेयर करते हैं, उसको कैसे प्रभावित कर सकती है मनुष्य? देखिए, रेमंड विलियम्स ने कहा था कि संचार मनुष्य से मनुष्य तक भावनाओं, विचारों और व्यवहार के संचरण का नाम है। मनुष्य से मनुष्य तक टेक्नोलॉजी सिर्फ मीडियम है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी की भूमिका इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो मीडियम के बजाय हमारा मालिक बन जाए तो जाहिर है कि वो हमारी तमाम मतलब हम जो महसूस कर रहे हैं उसके जस्ट उलट हमारे सामने चीजें घटित हो रही हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि हम उसमें आनंद लें, जो वास्तविक नहीं है उसमें आनंद लें, है ना, रियल नहीं है, हाइपर रियल में आनंद लें, वर्चुअल में आनंद लें। तो जो वर्चुअल में आनंद लेने की लत या एडिक्शन अगर आप यूथ को लगाएंगे, पीढ़ियों को लगाएंगे, तो कैसी जनरेशन तैयार करेंगे जो यही नहीं जान पाएगी कि परिवार में अगर दादी है, माँ है, तो उनके दुख क्या है, पड़ोस में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम ज़्यादा इंसान बनना सीखते हैं, न कि ज़्यादा मशीन बनना सीखते हैं। ज्ञान हमें मशीन बनाने के लिए नहीं है, ज्ञान इंसान बनाने के लिए। इंसान का मशीनीकरण, मैं तो इसको कहूँगी इंसान का मशीनीकरण। तो इंसान का मशीनीकरण अगर इस दिशा में और आगे बढ़ता चला गया तो बहुत जल्दी आप देखिएगा कि बहुत सारी भूमिकाओं का लोप हो जाएगा। शिक्षक और कक्षा का मैंने एक उदाहरण दिया, आप अनुवादक की भूमिका को तो अभी गायब होता हुआ देख रहे हैं। ड्राइवर्स की तो खत्म ही हो, ड्राइवर की भी ऑटो ड्रिवन कार आ रही है, ऑटो ड्रिवन और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, यान आ रहे हैं, लेकिन अंततः आपको अंतरिक्ष में भेजने के लिए फिर से आदमी और औरत की ही जरूरत पड़ी। अभी जो विल्मर बुच और सुनीता विलियम्स हैं इतने दिनों से, तो आपने मानव रहित यान तो बहुत बार भेजा था, उनसे ही कर लेते ना सारा प्रयोग, क्यों इंसान को भेजा? एक बेसिक सा डिफरेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव मस्तिष्क में, वो क्या होगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बनाया तो उसे मनुष्य नहीं है, और मनुष्य ने क्या किया है कि उसमें जितना बेहतर उसका आईक्यू लेवल हो सकता है वो करने की कोशिश की है। एक होती है प्रोटोटाइप मशीन, ठीक है। प्रोटोटाइप मशीन बुनियादी छोटी छोटी चीजों को करती है। जैसे आपको अगर याद हो, पहले जिस तरह का कंप्यूटर आता था, भारी भरकम डब्बे जैसा, हाँ, वो कैसे होते अब आपके मोबाइल में शिफ्ट कर गया है, घड़ी में शिफ्ट कर गया है, कलम में शिफ्ट कर गया है, इस तरह की चीजों। तो ये जो मशीनों का जितना डेवलपमेंट होगा, जितनी उसकी नई जनरेशन आएगी, वो सूक्ष्म होती चली जाती है। तो प्रोटोटाइप मशीन और आज की मशीनों में फर्क है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य ने ही बनाया, लेकिन उसने इसमें लगातार बेहतरी के प्रयास किए।
जबकि बेहतरी के प्रयास कहाँ किए जाने चाहिए? मशीनों को उन्नत बनाने के लिए निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बेहतरी के प्रयास वहाँ किए जाने चाहिए जहाँ दुनिया की एक बड़ी आबादी भूख, गरीबी और बदहाली, बेरोजगारी, सभ्यता की रहितता, संस्कृति की हीनता की स्थिति में जी रही है, वो बुनियादी चीजों से वंचित है। इसका एक सवाल और उठता है कि क्या जैसे सोशल मीडिया है तो उसके बारे में कहें कि सोशल मीडिया के लिए हमारा समाज अभी तैयार नहीं था। एक समाज अभी गरीबी, इसके 2 वक्त खाने की रोटी नहीं जुट रही, और एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने से सामाजिक विभाजन और बढ़ेगा। कुछ लोग तो सुपर इंटेलिजेंस होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ काम करने को ही नहीं होगा और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसेंगे। वही उसी खतरे की ओर इशारा कर रही हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशंस अपने आप गायब हो जाएंगे। देखिए, जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर को भारत में 92 में लाया गया था, 90 के दशक में आया था राजीव गांधी के समय में, और उस समय जब आया था तो लोगों ने बहुत विरोध और प्रदर्शन किए थे कि इससे हमारे जो वर्कफोर्स है वो बेरोजगार होंगी। लेकिन धीरे धीरे उसको इस तरह से संयमित और नियमित किया गया कि कंप्यूटर भी है और रोजगार भी है। कंप्यूटर ने रोजगार किसी का उस तरह से नहीं छीना जितना कि मल्टीनेशनल कंपनियों के नियमों और प्राइवेट कंपनियों के नियमों ने छीना। वो मुनाफे पर जिनका ध्यान है, और जब तक आप कारपोरेट निगमों को सिर्फ मुनाफा कमाने देने के लिए खुला छोड़ देंगे, तब ये क्राइसिस आएगी। अगर इसे नियमित किया जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मैं वही चीज कह रही हूँ कि इसका आईक्यू लेवल मनुष्य के आईक्यू लेवल से बहुत ज्यादा है। प्रोटोटाइप मशीन छोड़िए, उसके बाद के जितनी जनरेशन की मशीनें आ रही हैं वो हमसे आपसे बहुत तेज गति से सोच सकते हैं। हमें सोचने में, एक लेख को लिखने में 3 दिन 4 दिन लगेगा और हम 15 दिन पढ़ेंगे उसको, तो तुरंत 10 मिनट में आपको लिख के दे देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा उसके पास नॉलेज है, या हमसे नॉलेज क्या है? नॉलेज एक पूरा परिवेश है। नॉलेज केवल किसी चीज को सफाई से लिखना मात्र नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो है जो हम अपने परिवेश, वातावरण, अपने समाज से सीखते हैं। हम समाज के बीच कैसे जिया जाता है ये भी सीखना होता है ना? अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार करें ये भी सीखना होता है। ये मशीन तो नहीं सिखा देगी हमको, और मशीन जरूर हम उस पर बेहतर लेख लिख के दे सकती है। हम लिखेंगे तो शायद हम ना लिख पाए इतना बेहतर लेख, हमसे बेहतर मशीन इस विषय पर लिख देगी। लेकिन जो जीवन है, जो ज्ञान का आधार क्या है? हवा में ज्ञान नहीं बनता ना, जीवन में ज्ञान बनता है। जीवन अगर मशीन से छूटता है, मशीन से छूटना ही है जीवन, तो जाहिर है कि जो चीज निकल कर आएगी वो बड़ी संवेदन शून्य होगी। अभी एक मैम ने बताया कि अगर हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चलेंगे तो भविष्य में आप कूड़ा हो जाएंगे, आपकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। कूड़ा होने और ना होने की बहुत सारी स्थितियां हैं। खास करके अगर किसी चीज को ऐसे देखने के बजाय हम ऐतिहासिक विकास क्रम की स्थितियों में देखें तो आपको नजर आएगा कि भारत जैसे बहुत अधिक देश हैं जो भारत की ही आर्थिक स्थिति के साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो भारत जैसे विकासशील देशों में ये स्थिति है कि हमारे पास एक विषम समाज है। हमारे पास करोड़पति, अरबपतियों, खरबपतियों की संख्या भी है। रोजाना हो रहा है कि कितने लोग अब उस श्रेणी में चले गए। लेकिन उतनी ही तेजी के साथ ये खबर भी आ रही है, या कम आ रही है, लेकिन ये वास्तविकता है। दबा दी जाए लेकिन इसके बावजूद ये वास्तविकता है कि लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे खिसकते जा रहे। अगर नहीं खिसक रहे तो आपको बहुत सारी इमदाद की, खास करके जो खाने पीने की चीजों पर रियायत देने की आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब क्या वजह है कि बिना किसी प्राकृतिक आपदा के, बिना किसी इमरजेंसी के, आपात स्थिति के हम लोगों को कह रहे हैं हम फला चीज फ्री देंगे, हम ढिमका चीज फ्री देंगे। क्यों देंगे? अगर उनको आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई देगा अगर फ्री में कोई चीज, तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। और ये तो एक हम अपने चयन, पूंजीवाद जिसको जो कहता है ना कि हमारे पास चयन का अधिकार होना चाहिए, तो मुझे तो चुनने का अधिकार, कोई, वी आर नॉट बेगर्स, है ना? हम भिखारी नहीं है कि हमें कोई दे, लेकिन हम चूजर होना चाहते हैं। तो बाजार में पूंजीवाद कहता है आपको चयन का अधिकार है। आप बाजार जाओ, 50 तरह के चावल हैं,
25 रुपए किलो से लेके 200 रुपए किलो और 500 रुपए किलो तक, उससे भी महंगे। तो हम अपनी हैसियत के अनुसार चुन कर खाएंगे। हम, जरूरी तो नहीं है कि कोई हमें बाध्य करे कि 25 रुपए वाला ही खाओ या 500 रुपए वाला ही खाओ। तो अगर हमारे समाज में इतना विषम विभाजन नहीं होता, तब तो ये बात कही जा सकती है कि हम अगर इसके साथ नहीं चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, तो हम कूड़ा हो जाएंगे। ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी आपको फ्री में नहीं मिल रही। टेक्नोलॉजी पर अधिकार हर बच्चे का नहीं है, हर परिवार का नहीं है। आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। इंटरनेट चलाते हो ना, पैसे देते हो, तो 299 रुपए का अगर ना भरवाओ तो छटपटाने लगते हो, क्योंकि एडिक्ट बना दिया उसने। तो हमारा कंट्रोल भी नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ये अबाध वन साइडेड कम्युनिकेशन, ये सिर्फ आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको पलट के कुछ कह नहीं पा रहे। तो ये संकट है। एक चीज दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से और बढ़ रही है कि इनडायरेक्ट रूप से वो है कंट्रोल कर रहे हैं कुछ लोग बैठकर, जिनका इस पे कंट्रोल है। सोशल मीडिया की कंपनी वो जो मालिक हो है, बिल्कुल, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, वो हमें फीड कर रहे हैं कि तुम ये चीज खरीदो, जाकर ये पढ़ो, ये किताबें लो, या जो भी मतलब कि एक इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हें जो दिखाना चाहेंगे सोशल मीडिया पर वही दिखाएंगे। तो तुम जाने अनजाने में उनसे मतलब मानसिक गुलाम होते चले जा रहे हैं। एक चीज और बताऊं, आप सब विद्यार्थी हैं, तो ये ज्यादा आपके काम की चीज है। इंटरनेट का पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर कुछ लोग चाहें तो बहुत सकारात्मक तरीके से ज्ञान को, सूचना को, संसाधनों को बता सकते हैं अन्य लोगों को। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंटरनेट को फ्री में उपलब्ध होना चाहिए। इंटरनेट और कंप्यूटर की जो आज तक की जो स्थिति है, उसमें पहुंचाने वाले लोगों में एक बड़ा नाम है टिम बर्नर-ली का। और टिम बर्नर-ली ने फ्री में देने की बात की थी, और ये शर्त रखी थी कि अगर फ्री में नहीं दोगे, तुम नहीं दोगे माइक्रोसॉफ्ट वालों को, कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा इसको। तो ये जो जज्बा था, आपको अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। जब आप खरीदते हैं लैपटॉप, साथ साथ मिल जाता है। तो ये शर्त रखी थी उसने कि ये प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसे फ्री में बांटोगे आप। लेकिन अभी भी आप देखिए कि अन्य चीजों के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। प्रीमियम सर्विसेज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप तकनीक को ऑल्टरनेटिव तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वह जागरूकता, एक तरफ तो बिल्कुल स्किल्ड लेबर है, प्रोफेशनल लोग हैं, सबसे ज्यादा जानकार, सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न लोग हैं, और एक तरफ आपके जैसे और अन्य साधारण लोगों के जैसे नागरिक हैं। तो नागरिकों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो कॉर्पोरेट घरानों से लड़ सके, उन फंडिंग एजेंसियों से लड़ सके जो अपने हित के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए वैज्ञानिकों से लेकर तमाम शोध संस्थानों को पैसा देती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। इंटरनेट पर एक पुस्तकालय है, ई पुस्तकालय भारत सरकार वाला नहीं, ई पुस्तकालय यानी इंटरनेट पर एक पुस्तकालय है जिसको विद्यार्थी चलाते हैं, ओपन एक्सेस है। लेकिन उस पुस्तकालय को बार बार नाम बदलकर, अपना डोमेन बदलकर अपने को एग्जिस्टेंस में बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार बैन लगता है। तो रूस की सरकार भी बैन लगा रही है, अमेरिका की सरकार भी लगा रही है। दूसरी उस पर इल्जाम क्या है? कंटेंट चोरी का, यानी किसी की भी किताब लेकर वो फ्री में वहाँ उपलब्ध है, नई से नई किताब, बेहतरीन से बेहतरीन किताब फ्री में उपलब्ध है। तो वो विद्यार्थी चलाते हैं बिना किसी उसके, ये लोग चलाते हैं। तो उस पर तरह तरह से बैन किया जा रहा है कि वो इलीगल है, कॉपीराइट का उल्लंघन है। अब ये जो चैट जीपीटी आया, ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वही तो वहीं से। तो यहाँ ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? जब विद्यार्थी फ्री में एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फ्री ई बुक डाउनलोड की बात कर रहे हैं, फ्री एक्सेस टू एवरी बुक की बात कर रहे हैं, पुरानी से पुरानी, नई से नई, तो ऐसा होने दो ना, क्या दिक्कत है? बल्कि सरकारों को प्रमोट करना चाहिए, फंड खुद देना चाहिए कि आप लोग, कॉपीराइट का मसला उठता है तो लेखकों को, प्रकाशकों को इतने पैसे दीजिए, किताबें खरीदिए उनसे, और ये कॉपीराइट का झमेला ही खत्म कीजिए। उत्साह देने के बजाय आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, तरह तरह से वो डोमेन बदल के आप अपने लाइब्रेरी को उस डोमेन पे, कभी उस डोमेन पे लेकर आते हैं। और चैट जीपीटी में कोई कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है। हाँ,
और उस पर भी हाँ बैन लग चुका है यार कुछ। टेलीग्राम कहाँ अब आदेश है, उसको उस पर भी बैन है। हाँ मतलब कि हम लोग अगर कुछ डाउनलोड करना होता है बुक वगैरह तो कभी कभी उससे डाउनलोड करते हैं मार्केट में। टेलीग्राम से हाँ यार कोई फर्क बहुत सारे पुस्तकालय हैं इंटरनेट पर। अब इसका हम अंत की ओर बढ़ते हैं या फिर मैं आपसे इसकी भाषा पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। नहीं भाषा पर जो इसने छाप सुनो सुनो सुनो, अगर तुम लोगों में से या जिनको भी ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी भाषा होती है और वो भाषा वो होती है जिसमें बिंब प्रतीक छवियां, नो, इंटरनेट पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भाषा होती है वो कोड्स की होती है, प्रोग्रामिंग की होती है। जिस चीज के इस्तेमाल के उद्देश्य से बनाया गया है उसकी कोडिंग वैसे ही की गई है। पिस्तौल ऑटोमेटिक गन अगर बनाया गया है तो उसकी कोडिंग ऐसे ही की गई है कि उसको टारगेट कितना तक भेजना है, 150 मीटर तक चलेगा या 1000 तक जाएगा, या एक साथ 6 छर्रे निकलेंगे या 12 छर्रे निकलेंगे, उसकी कोडिंग है। उसमें बिंब प्रतीक छवि नहीं है, हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या बंगाली नहीं है। मेरा सवाल ये था कि जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया ने हिंदी को इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट किया, इंग्लिश के क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक बात करते हैं तो इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इंग्लिश को या हिंदी को या क्षेत्रीय भाषा उसको कैसे प्रभावित करे? नहीं देखिए, इससे तो सकारात्मक देखती हूँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को, कि प्रमोट तो वो नहीं करता है, लेकिन अगर आप चाहे वो प्रमोट नहीं करता। दिमाग से एक चीज आप लोग बिल्कुल साफ कर दीजिए कि तकनीक कोई क्रांति करता है। सूचना क्रांति भी एक वेग नाम है, बहुत ही अस्पष्ट नाम है। ये तकनीक कोई क्रांति नहीं करती, तकनीक एग्जिस्ट करती है। तकनीक को क्रांति के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, परिवर्तन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तकनीक अपने आप आ जाएगी और क्रांति हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होता। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें एक सकारात्मक चीज है और वो ये है कि अगर कोई चाहे तो वह ट्रांसलिटरेशन के बजाय, गूगल ट्रांसलिटरेशन के बजाय सीधे हिंदी में भी टाइप कर सकता है। ऑप्शन है उसके पास। लेकिन आपको, हमको और सबको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम में से कितने लोग अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेखन के लिए। हम ज्यादातर मेरी मौखिक भाषा मगही है और मैं हिंदी बोलता हूँ, हो सकती है आने वाली पीढ़ी इंग्लिश बोले, तो इस पर भी नहीं, मैं करती हूँ। मैं उसमें जो हिंदी का वर्णाक्षर है वही इस्तेमाल करती हूँ। ट्रांसलिटरेशन या अंग्रेजी में टाइप करो हिंदी में आ जाए, वो वाला बिल्कुल नहीं करती, बल्कि उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है। जो स्वर और व्यंजन जिस तरह से लिखे हैं मैं आज भी उसी का इस्तेमाल करती हूँ। और कई बार मोबाइल में जब वो इधर उधर हो जाता है तो बहुत परेशान होती हूँ कि कैसे करूँ। तो ये है, करने का अभ्यास डालना पड़ता है। तो मैम अंत की ओर बढ़ते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ तक सीमित, कहाँ तक करना चाहिए और किस फील्ड में, और क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि आगे एक पूरे समाज को लेकर चले एक साथ, क्योंकि सामाजिक मेन जो कंसर्न है सामाजिक डिवीजन बढ़ेगा, सोशल डिवीजन बिल्कुल होगा। जैसे सूचना संपन्न और सूचना दरिद्र की कोटि बनी, उसी तरह से एआई संपन्न और एआई दरिद्र की कोटि बनेगी। क्योंकि एआई का कोई भी टूल, कोई भी उपकरण फ्री में नहीं है, आपको पैसे देके परचेज करना है। नई नई कंपनियां आएंगी, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, आईटी इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आईटी इंडस्ट्री जो अभी डल जा रही है उसको बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे भी भारत सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में बहुत आगे है, तो इसको मदद मिलेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल अपरिहार्य है, जरूरी है, वहाँ इसे निश्चित किया जाना चाहिए, मेरा मानना है। और जहाँ ये मानव मस्तिष्क को रिप्लेस कर रहा है वहाँ इसके इस्तेमाल को रोकना चाहिए। खास करके जीवन व्यवहार के क्षेत्रों में जो साइंस है, स्वास्थ्य है, नए वैज्ञानिक प्रयोग हैं, वहाँ अगर मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए इस तरह के मानव मस्तिष्क से संचालित यंत्र अगर तैयार कर लिए जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके सामान्य प्रयोग को रोकना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे ह्यूमन क्लोनिंग आपने शुरू कर दी है ना, क्लोनिंग को रोका कि नहीं रोका? चाहता तो मनुष्य का दिमाग मनुष्य की क्लोन भी बना सकता था। डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन बनाया था ना, रोका उसे, उसको। हमारे पास वो तकनीक तो है, लेकिन तमाम सरकारों ने बैठ के ये निर्णय लिया कि हमको क्लोनिंग नहीं करना,
है ना। तो इसी तरह से है कि अगर एआई को आपके जीवन में इस तरह से घुसा दिया जाएगा कि मोबाइल है मेरे साथ, मेरी जासूसी के लिए अलग से जासूस की जरूरत ही नहीं। क्या करेगी सीबीआई, क्या करेगा आईबी, और क्या करेगा कुछ और कोई और संस्था, क्योंकि हम खुद अपना जासूस साथ लेके घूम रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, अगर मेरा इंटरनेट ऑन है तो अभी 2 मिनट के अंदर मुझे एआई पे पता नहीं 50 आर्टिकल इस पे आ जाएंगे, कुछ और चीजें आ जाएंगी कि मैं ये भी जानूं वो भी जानूं, सजेस्टिव चीजें आएंगी। फेसबुक ने तो स्वीकार भी किया है कि ये लोग करते हैं जासूसी। बिल्कुल, ये छिपाते हैं कि ये नहीं करते, व्हाट्सएप भी छिपाता है कि वो नहीं करता, लेकिन वो करता है। सारी टेक्नोलॉजी, दिलचस्प चीज ये है कि जब आप कोई ऐसी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, किसी पन्ने को खोलते हैं, तो उस पर लास्ट में वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन के नीचे ऊपर वाले पन्ने पे जब आप ईमेल या कोई जो भी उसका आईडी है वो डाल देते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो नीचे क्या लिखा आता है, कैप्चा, तो उसके नीचे फिर लिखा आता है आई एम नॉट अ रोबोट, है ना। आप उसको जब टिक करते हैं कि यस यू आर नॉट अ रोबोट, देन वो ओपन होता है। व्हाट इज दिस, व्हाई यू आर नॉट बिलीविंग, रोबोट कैन आल्सो डू द सेम थिंग व्हिच ह्यूमन कैन। तो ये है खतरा। जो इसके लिए आवश्यक क्षेत्र हैं वहाँ इसका प्रयोग जरूर होना चाहिए, लेकिन जो इसके लिए बिल्कुल गैर जरूरी क्षेत्र हैं, जहाँ मनुष्य के दिमाग और हाथ की जरूरत है, दिल की जरूरत है, हम केवल दिमाग और हाथ से काम नहीं करते, दिल से भी काम करते है ना, तो वहाँ पर मनुष्य को ही उसके लिए छोड़ना चाहिए, अन्यथा हम दिमाग से भी डेड होंगे, दिमाग से भी मर जाएंगे, बाकी चीजों से तो हम निष्क्रिय होते ही जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी विस्तृत तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए, धन्यवाद।